तो जेनेटिक्स होती हैं, ठीक है, यानी कि फैमिली में अगर किसी को था तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिप्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल चेंजेस क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड। अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं? सीरोटोनिन हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, नोरेपिनेफ्रिन हो सकता है। ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनसे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा स्लीप में अगर एबनॉर्मैलिटी, नींद प्रॉपर ना ले रहा हो, ठीक है, उसका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हो, तो उस केस में भी उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये तो था कि जनरल जो फैक्टर्स थे। उसके अलावा अगर वो कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो ना, उसको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर, जो मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। वो मेडिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं? मेडिकल डिसऑर्डर जो मेनली आते हैं ना, वो होते हैं न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेनली जिन मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ डिप्रेशन पाया जाता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, सही है, पार्किंसन। इसके अलावा विल्सन एक डिजीज़, इसके अलावा कोई अल्जाइमर डिजीज़ का पेशेंट है, ठीक है, उसके में भी चांसेस होते हैं, या कोई सेरिब्रल ट्रोमा है, ठीक है। इस तरह से कोई भी न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उनके साथ डिप्रेशन पाया जा सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया। सिस्टेमिक इन्फेक्शन अब कब होते हैं? सिस्टेमिक इन्फेक्शन होते हैं जब बैक्टीरिया अटैक कर दे या वायरस अटैक कर, भी बैक्टीरियल या वायरल अगर हो गया अटैक, ठीक है, उसकी वजह से सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया, तभी डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, सही है, जिनके साथ डिप्रेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी के अलावा इवन कुछ वाइटामिन्स की अगर डेफिशिएंसीज हो जाएं तब भी डिप्रेशन साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या देखे, वो वाले डिसऑर्डर्स जिनके साथ डिप्रेशन हो सकता है। एंडोक्राइन में कौन से आते हैं? एंडोक्राइन में आप लिख दो कि अगर थायराइड रिलेटेड है, हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म या एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम वगैरह होता है, या पैराथायरॉइड हार्मोन से या पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी में अगर देखें तो SLE आ जाता है, मेनली हमारे पास र्यूमाटाइड आर्थराइटिस आ जाता है, ये इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी देखिए तो थायमिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, या B12 की हो जाए, या फोलिक एसिड की हो जाए, इनमें से कोई भी डिसऑर्डर हो तो साथ डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे थे मेडिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। पहले हम डिप्रेशन की एटियोलॉजी कर रहे हैं, पहले हमने बायोलॉजिकल देखी, बायोलॉजिकल को ही हम मेनली स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजिकल में सबसे पहली चीज़ थी जेनेटिक्स, दूसरी चीज़ थी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड, और तीसरी चीज़ थी कि अगर स्लीप की एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, और चौथा था कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। मेडिकल डिसऑर्डर्स हमने देख लिए कौन से हो सकते हैं। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल ख़त्म होते हैं। अब जो कॉजेज़ हमने देखने हैं फार्माकोलॉजिकल, यानी वो कोई ड्रग्स ले रहा है और उन ड्रग्स की वजह से भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। बायोलॉजिकल कॉजेज़ के बाद हमने देखने हैं डिप्रेशन के फार्माकोलॉजिकल कॉजेज़। अब कौन सी ड्रग्स? नंबर 1, अगर कोई कार्डियक डिजीज़ के लिए ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, या कार्डियक डिजीज़ के लिए। अब कौन सी आती है, ठीक है, क्लोनिडीन आती है, इसके अलावा हाइड्रोलाजीन वगैरह आती है। तो इनमें से कोई भी ड्रग अगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डिप्रेशन के। उसके अलावा अगर वो सिडेटिव्स या हैप्नोटिक्स, सिडेटिव्स और हैप्नोटिक्स ले रहा है, ठीक है, सिडेटिव हैप्नोटिक्स भी हमने पढ़े हैं, बार्बिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह। उसके बाद अगर वो स्टीरॉइड्स ले रहा है, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स ले रहा है, ठीक है, CNS के इवन स्टिमुलेटर अगर वो ले रहा है ना, तो हमें पता है CNS के स्टिमुलेटर, पहले CNS को स्टिमुलेट करते हैं एम्फेटामिन वगैरह, बाद में वो डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, तो तब भी उसे डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा कोई भी एनाल्जेसिक्स ले रहा है, ठीक है, पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंड पे आपने बता देना है कि कोई भी इवन एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के साथ भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल कॉजेज़ हमने देख लिए। अच्छा, डिप्रेशन के बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल कॉजेज़ के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल कॉजेज़ डिप्रेशन के क्या हो सकते हैं कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है, ठीक है, पर्सनैलिटी का कोई डिसऑर्डर है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है, तो उनमें डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। या कोई ऐसी जो है लर्नड हेल्पलेसनेस है, ठीक है, इस तरह की 2-3 टर्म्स थी। तो ये साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं ना, वो सोशल भी होते हैं। सोशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सोशल में क्या आ जाता है, अब जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर पाया जाता है कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, या वो डाइवोर्स जो लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो रहा है लाइफ में, स्ट्रेसफुल इवेंट्स चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन हो जाए। या चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, तो उसके केस में भी डिप्रेशन हो सकता है।
ये थे सारे डिप्रेशन की एटियोलॉजी जो हमने डिटेल में स्टडी की है। अब हमने देखनी है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिप्रेशन के केस में कौन कौन से डिफरेंशियल्स बनाए जा सकते हैं। या तो हाइपोथायरॉयडिज्म का डिफरेंशियल बना लिया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कि इसको कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, या कुशिंग सिंड्रोम का, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम का। इस तरह से जो है वो यहाँ एक और था ब्रेन ट्रोमा, ठीक है। इस तरह के जो है वो डिफरेंशियल आपने याद रखने हैं, डिप्रेशन के केस में बनाए जा सकते हैं। अब आ जाओ जी मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट डिप्रेशन पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में क्या करना है, ऑब्वियसली एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। एंटी मेरे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो दो क्लासेस हैं वो मेन है जो हम डिप्रेशन के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट्स की मेन क्लासेस हैं, एक तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और दूसरी है SSRIs, ठीक है। पहले हम SSRIs को स्टडी करेंगे क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा आसान है फिर हम TCS को स्टडी करते हैं। SSRIs, ठीक है जी। SSRI क्या है, सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो मुझे मैकेनिज्म तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नाम में ही जाहिर हो गया, लेकिन फिर भी मैं चले बता देती हूँ आपको। ये जो है ना ये इनहिबिट करते हैं रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जब रिलीज़ हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसके बाद उसको रीअपटेक कर लिया जाता है, तो उसको रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं ताकि साइनेप्स में सीरोटोनिन का लेवल हाई रहे, ठीक है। और इनकी पोटेंसी हाई होती है, ठीक है। और इनमें अब कौन कौन सी आ जाती हैं, इनमें ना नाम आप लोगों ने याद किए होंगे वो उसमें फार्मा में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो के नाम बता देती हूँ। फ्लोक्सिटिन आ जाती है, ठीक है, और साइटेलोप्राम आ जाती हैं, और फ्लोवोक्सामीन आ जाती है। आप लोग अगर CNS फार्मा अच्छे से करोगे ना तो आपको साइकेट्री करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये वाली ड्रग्स आ जाती हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। ऐसे सारे ये ना कि हम कहते हैं कि TCS बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, नो डाउट TCS बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन डिप्रेशन के कुछ केसेस में ऐसे सारे भी वैसी ही इफेक्टिव हैं जैसी TCS, ठीक है। और ऐसे सारे इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत तो होते हैं ना। अब वो साइड इफेक्ट्स जो या एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं ऐसे सारे के साथ, वो कौन से होते हैं। एक तो वो GIT रिलेटेड होते हैं, वही जो हमने हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स में कहना होता है, ठीक है, हमारा सिग्नेचर डायलॉग वही वाली चीज़ के नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो जाता है, ठीक है। ड्राई माउथ होता है SSRIs के साथ, ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसमें डायरिया नहीं कहना, इसमें कॉन्स्टिपेशन कहना है। उसके अलावा ऐसे सारी हेडेक भी करा देते हैं, ठीक है। हेडेक के साथ इंसोम्निया भी हो जाता है। इंसोम्निया के अलावा डिजीनेस और जो है वो एंजाइटी वगैरह भी हो सकती है। थोड़े बहुत इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब जल्दी से हम TCS को स्टडी कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी है क्योंकि डिप्रेशन की मैनेजमेंट है ही इंपॉर्टेंट। TCS में क्या हो जाता है जी, TCS वेरी गुड ड्रग्स हैं, बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, ठीक हो गया। और TCS जो है वो इनका एक प्लस पॉइंट है कि ये हर तरह की डिप्रेशन में इफेक्टिव है, इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, इसीलिए ये आज तक हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, हालांकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। ये क्या करती हैं, ये सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन करती हैं। जैसे हम जब एटियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ना कि बायोलॉजिकल कॉजेज़ में हमने पढ़ा था कि सीरोटोनिन या डोपामीन या क्या लिखी जा रही हूँ, सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन या डोपामीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं डिप्रेशन में। तो ये सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, जो TCS होती हैं। अब TCS के नाम क्या है जी, एमिट्रिप्टिलीन आ जाती है, और इसमें जो है वो क्लोमिप्रामीन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, क्लोमिप्रामीन, अमिप्रामीन वगैरह। उसके बाद अब हम देखते हैं जी TCS के एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं TCS के एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। TCS के जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं ना हमारे पास, लाइट का, ठीक है। अच्छा, TCS के एडवर्स इफेक्ट्स क्या आते हैं, सबसे पहले तो एंटीकोलिनर्जिक जैसे हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में भी देखा था, वो भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स थे, इनके भी होते हैं वही चीज़ें, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, सारा कुछ वही है। उसके बाद ये जो है वो अल्फा-1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती हैं। तो अल्फा-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ड्राउजीनेस होगी, ठीक है, ड्राउजीनेस। उसके अलावा वेट गेन भी ये करा देते हैं, TCS जो है ये वेट गेन भी करा देती हैं। उसके अलावा कार्डियक कंडक्शन के डिफेक्ट्स, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स भी करा देते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा एपिलेप्टिक सीजर्स भी इंड्यूस करा देते हैं। उसके अलावा रैश भी करा देते हैं, ल्यूकोपीनिया, ठीक है।
और इंजाइम्स जो होते हैं ना लिवर के, उनको भी ये इंड्यूस करा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपने इनके बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं TCS के साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, अगर हमने एडवर्स इफेक्ट देखे तो हम साथ ही कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनमें TCS नहीं देनी होती बिल्कुल भी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? अगर तो पेशेंट को ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस है, अगर कोई लीवर डैमेज है, क्योंकि लीवर पे ये इफेक्ट कर रही हैं, तो अगर कोई लीवर डैमेज है, अगर ग्लूकोमा है तब भी नहीं देना क्योंकि ये तो एंटी मस्कुलिनिक है, ठीक है। अगर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया है तब भी नहीं देना। सही हो गया, इन कंडीशंस में नहीं देते TCS को। अब एक चीज़ है कि जब पेशेंट को देनी है ना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो उसको आपने बताना है कि पहले आपको एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आएंगे और फ़ायदा आपको बाद में नजर आना शुरू होगा। तो आपने ट्रीटमेंट छोड़ नहीं देना, आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, आपने पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जब पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं वो फिर ड्रग्स लेना छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने उसको पहले से बता देना है सब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब हमने इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े, हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी, बट स्टिल TCS जो हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि इनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर तरह की डिप्रेशन को ठीक कर देती हैं। तो अभी तक ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट में डिप्रेशन की एक और पॉइंट है, ड्रग्स की तो बात कर ली, एक है ECT। अब पेशेंट आपके पास आया, आपने उसे एंटी डिप्रेशन दिए लेकिन वो प्रोग्नोसिस नहीं शो करा, ठीक नहीं हो रहा उसका डिप्रेशन, तो फिर क्या करना पड़ता है? करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सही हो गया, और फास्ट एक्टिंग है, और ये सेफ़ भी है। ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रो है तो पता नहीं इसका नुकसान होता है, नहीं, ये सेफ़ है। सही है, और लेकिन ये है कि लीस्ट अंडरस्टूड है, इसको ना ही स्टडी पूरी तरह किया जा सके, ना ही इसको अच्छे से यूज़ किया जा सके, ठीक है। कब अब ये करना है ECT? ये तो नहीं है कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है उसको पकड़ के आप ECT करना शुरू कर दें। कब ये करना है ECT? नंबर 1, जब वो ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उसको ड्रग्स दे रहे हो, TCS दे रहे हो, SSRIs दे रहे हो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नंबर 2, जब उसको साइकोटिक सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए हैं डिप्रेशन के साथ, यानी डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस भी आना शुरू हो गए हैं सिम्टम्स, ठीक है। नंबर 3, वो खा या पी नहीं रहा, फेलियर टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है, तो तब भी ECT किया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। उसमें सुसाइड रिस्क, अच्छा, मैंने जब आपको इसके सिम्टम्स बताए थे, मैंने कहा था ना रिकरेंट थाउट्स आती हैं सुसाइड की, तो अगर उस पेशेंट में सुसाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा, तो हम सिर्फ ड्रग्स दे के नहीं बैठे रहेंगे, हम उसको ECT करेंगे ताकि सुसाइड कर ना ले, वो ठीक हो जाए जल्दी से। उसके अलावा जो लोग एक्सट्रीम एज में होते हैं ना, उनको भी फिर ECT कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर ये जो TCS है या SSRI के एडवर्स इफेक्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए उनको फिर ECT की तरफ लेकर जाते हैं। और ऐसे बीट कोई मेडिकल इलनेस हो, मतलब डिप्रेशन के साथ साथ कोई मेडिकल इलनेस भी है, जैसे लाइक लीवर का कोई मसला है या हार्ट का कोई मसला है, तो हम उसको TCS नहीं देंगे, क्योंकि TCS जाके हार्ट को या लीवर डैमेज कर रही थी, तो इसलिए हम भी ECT कर देंगे। उसके अलावा अगर किसी को कोमॉर्बिड कोई साइकेट्रिक मसला है, ठीक है, मेडिकल है या साइकेट्रिक है, साथ साथ कोई मसला है, तब भी हम उसको ECT करेंगे। ओके जी, ये तो था सारा ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट। डिप्रेशन के मैनेजमेंट में एक और चीज़ आती है, वो होती है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? पेशेंट को रीअश्योरेंस करवाते हैं, जैसे हमने सोमैटोफॉर्म में देखा था, ठीक है। पेशेंट को रीअश्योर कराया जाता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन ना लो, जो भी इस तरह की चीज़ें इंकरेज किया जाता है, ठीक है। इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना पेशेंट को ड्रग्स के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। CBT होती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, इसको ना CBT को मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी डिप्रेशन के बाद, क्योंकि को हमने CBT को हमने सोमैटोफॉर्म में भी पढ़ा है बार बार, तो हम इसको पहले जानेंगे कि ये होती क्या है असल में। और डायनामिक साइकोथेरेपी, तो ये हो गया जी हमारे पास डिप्रेशन की मैनेजमेंट पूरी, अल्लाह अल्लाह करके ये पूरी हो गई।